Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Naina Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास की बायोलॉजी जो हमारी 7 एंजाइम्स बच्चों इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। बच्चों फैक्टर्स किसे कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं अवामिल को, अफेक्ट कहते हैं असरअंदाज होना, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कहते हैं एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है, एंजाइम्स का जो काम करना है। तो जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम आज के लेक्चर के अंदर उन चीजों को पढ़ेंगे जो कि एंजाइम के काम करने पर मुतासिर होती हैं। एक रिएक्शन जिसको एंजाइम जो है कैटालाइज करवा रहा है, एंजाइम उस रिएक्शन की रफ्तार को स्पीड अप करवा रहा है। हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको जब चेंज किया जाएगा तो एंजाइम के उस रिएक्शन को कैटालाइज करने की जो पावर है बच्चों, जो सलाहियत है, वो उससे मुतासिर होगी। ठीक है, हमने आज के लेक्चर के अंदर उन चीजों को स्टडी करना है जो कि एंजाइम के काम करने के अमल को मुतासिर करती हैं। तो बच्चों आए हम लेक्चर का आगाज करते हैं। बच्चों वो कहते हैं एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू देयर एनवायरनमेंट। बच्चों एंजाइम्स जो हैं जिस माहौल के अंदर वो काम कर रहे होते हैं उस माहौल के मुताबिकत में वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मतलब हसास होते हैं। एंजाइम्स के लिए एक मखसूस इन्वायरमेंट चाहिए होता है काम करने के लिए। जो इन्वायरमेंट एंजाइम्स को काम करने के लिए चाहिए, जब तक उन्हें वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा एंजाइम्स बच्चों प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है कि एंजाइम्स जो हैं वो अपने माहौल की मुताबिकत से बहुत हसास होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। The activity of an enzyme is affected by the following factors। अब बच्चों वो कहता है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है, एंजाइम का जो काम करना है, इस अफेक्टेड या मुतासिर होता है बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, दर्ज झैल चीजों से या दर्ज झैल अवामिल से जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो मुतासिर हो सकती है। बच्चों इसमें 3 चीजें हैं। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 पीएच, नंबर 3 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बच्चों टेम्परेचर का आपको पता है, ठीक है, हम दर्जा हरारत को कहते हैं। पीएच बच्चों क्या होती है? बच्चों इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर दिया हुआ है। बच्चों पीएच हम कहते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस को। ठीक है बच्चों, पीएच जो है एक स्केल होता है जिसकी वैल्यूज 0 से लेकर 14 तक होती हैं। अब इस स्केल की मुताबिकत से हम जो है बच्चों किसी भी चीज के एसिडिक या बेसिक होने का पता चलाते हैं। अब अगर किसी चीज की पीएच 0 से 7 के दरमियान है तो हम कहते हैं वो चीज एसिड है। जिसकी पीएच 7 है हम कहते हैं ये न्यूट्रल है। और बच्चों जिसकी पीएच 7 से लेकर 14 तक है बच्चों हम कहते हैं ये चीज जो है ये क्या है? बेसिक है। क्लियर? दो जो पीएच क्या है? पीएच बेसिकली एक पैमाना है जिसमें हम किसी भी चीज की एसिडिटी या बेसिसिटी का मालूम करते हैं। और याद रखें बच्चों, बेसिक जो बेसिक होता है ना इसको अल्कलाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कलाइन भी कहते हैं। आप लोग अपनी पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं और आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को अपनी केमिस्ट्री की बुक के अंदर डिटेल से स्टडी कर लेंगे। क्लियर? तो बच्चों आए हम लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है इसको जब तब्दील किया जाए तो एंजाइम का काम करना किस तरह से मुतासिर होता है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पेपर में पूछता है डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर को आपने डिफाइन करना है। तो बच्चों आपने कि अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने डेफिनेशन, एग्जांपल, ऑप्टिमम टेम्परेचर की यहाँ पे हेडिंग देंगे, फिर डेफिनेशन, फिर एग्जांपल, इसी तरह से लिखेंगे और फिर आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स की हेडिंग देंगे। अगर बच्चों आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर तो बच्चों आप डेफिनेशन और एग्जांपल इस तरह से लिख देंगे। क्लियर? तो आपने हेडिंग्स जो है ये 3 हेडिंग्स बनानी है इस टेम्परेचर के पॉइंट में, डेफिनेशन की, दूसरी बच्चों एग्जांपल की और तीसरी डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम की। बच्चों आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता क्या है? हम कहते हैं ईच एंजाइम वर्क्स, हर एंजाइम जो है वो काम करते हैं एट मैक्सिमम रेट, सबसे ज्यादा रेट पर, सबसे ज्यादा स्पीड पर, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक मखसूस टेम्परेचर पर। बच्चों जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब बच्चों ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है हम इसकी मिसाल लेते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें ना तो ह्यूमन बॉडी का बच्चों जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं बच्चों उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। बच्चों आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बच्चों आप लोगों की एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है बच्चों इसको आपने मुझे फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ठीक है कि कितना डिग्री सेल्सियस जो है फॉरेन हाइट में हमें रिक्वायर होगा। हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो फॉरेन हाइट के स्केल में क्या आएगा। वैसे मैं यहाँ से आपको वो चीज बताता चलो, अक्सर आपने देखा होगा जब आपको फीवर हो जाता है, वैसे फीवर हो जाता है डॉक्टर आपको कहते हैं कि इसको 99 फीवर है
ये इसको जो है वो 100 बुखार है। अब बच्चों को जो 100 बुखार है, क्या वो सेल्सियस में बता रहा होता है? बिल्कुल भी नहीं बच्चों, सेल्सियस में तो 100 पे पानी उबलने लग जाता है। वो बच्चों को जो डॉक्टर आपको फीवर बता रहा होता है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बता रहा होता है। और बच्चों को जो टेम्परेचर है ना वो आपको फॉरेनहाइट स्केल के अंदर बता रहा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो आपको किस स्केल के अंदर टेम्परेचर बता रहा होता है? फॉरेनहाइट स्केल के अंदर बता रहा होता है। बच्चों से फीवर होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपने देखा होगा हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज एक किस्म की ना रुक जाती है, मतलब बॉडी आप थकान सी होती है, बॉडी की जो मूवमेंट्स है सही तरह से नहीं होती है। बच्चों उस केस में होता क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो उस टेम्परेचर के ऊपर हमारी बॉडी के जो इंजाइम्स है बच्चों वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। तो आप लोगों ने लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये हमारी बॉडी का सेल्सियस के अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर है। फॉरेनहाइट में ये कितना होगा? आपने मैथमेटिक्स के अंदर इसकी कन्वर्जन पढ़ी हुई है। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों ने इसकी कन्वर्जन पढ़ी हुई है, तो आप लोगों ने फॉरन से इसको कन्वर्ट करके मुझे बताना है। तो बच्चों अगर आपसे पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये डेफिनेशन और ये एग्जांपल आपने लिखनी है कि हर एंजाइम जो है वो खास टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा जो है वो काम करता है, सबसे ज्यादा रिएक्शन को स्पीड अप करता है। उस टेम्परेचर को बच्चों हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और ज्यादातर ह्यूमन एंजाइम्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है बच्चों वो 37 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे देखें, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जिसका टाइटल है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। बच्चों डीनेचुरेशन का क्या मतलब होता है? एंजाइम्स के स्ट्रक्चर का खराब हो जाना। आपको पता है कि एंजाइम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है ना ये 3D ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। एंजाइम्स बेसिकली प्रीडोमिनेंटली प्रोटीन्स होती हैं और आपको पता है कि प्रोटीन्स जो है वो किससे मिलकर बनी होती है बच्चों? वो मिलकर बनी होती है अमाइनो एसिड से। तो अब बच्चों होता क्या है यहाँ पर, जब हम एक रेफर्स करें कि रिएक्शन हो रहा है, एक रिएक्शन के अंदर बच्चों जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अब बच्चों को जो टेम्परेचर का बढ़ाना है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? वो हीट प्रोवाइड करते हैं। अब बच्चों को जो हीट है ना वो सबस्ट्रेट के जब मॉलिक्यूल्स को मिलेगी ना, तो जाहिर सी बात है जब उन्हें सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी बच्चों को, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है? उनकी एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए चाहिए होती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो बच्चों जब हम किसी भी चीज को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो बच्चों की जो हीट है ना वो उन सबस्ट्रेट जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, वो जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स है ना, वो जो सबस्ट्रेट है, जो रिएक्टेंट है जिसको एंजाइम ने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, बच्चों को जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर मूवमेंट्स होती है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे किसी भी चीज को हीट किया जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। आपको पता है ना इस चीज का कि जब किसी भी चीज के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो बच्चों उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? वो एनर्जी जो कि किसी भी चीज की मूवमेंट की वजह से होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों आप क्या करें, यहाँ पे एक आयरन का रॉड है उसको चूल्हे में रख दें। अब जो आयरन का एक सिर आप चूल्हे के अंदर रखेंगे वहां से होगा क्या कि आयरन का जब एक सिर आप चूल्हे के अंदर रखेंगे वहां से वो गर्म होगा। जब वो गर्म होगा बच्चों, ठीक है, तो वहां पे उस एक सिरे में उसको हीट एनर्जी मिल रही है। अब वहां पे उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो उस एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते जाएंगे, आगे ट्रांसफर करते जाएंगे, और आयरन का वो सिरा जो कि आपने आग के अंदर रखा भी नहीं था बच्चों वो भी क्या हो जाएगा? वो भी गर्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब कभी भी मॉलिक्यूल्स को जो है वो क्या मिलती है? हीट मिलती है, तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं? मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों ये जो वाइब्रेशन है ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स के लिए अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि इससे रिएक्शन की रफ्तार ज्यादा तेज हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स रिएक्शन की रफ्तार को इस तरह से बढ़ाते हैं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। और बच्चों को जो कम होने वाली एक्टिवेशन एनर्जी है जब वो बाहर से टेम्परेचर की शक्ल में बड़े आराम से मिल जाएगी तो एंजाइम जो है बड़ी तेजी से रिएक्शन करवा देंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखें, व्हेन टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है टू अ सर्टेन लिमिट, एक मखसूस हद से ज्यादा टेम्परेचर जो है जब वो बढ़ जाता है तो जो हीट है ना, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ने से बात है हीट प्रोड्यूस होगी, तो जो हीट है ये ऐड होती जाती है इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स की जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है ना उसके अंदर जो वो हीट है वो ऐड होती जाती है। मैंने आपको बताया ना कि किसी भी चीज का जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी मूवमेंट बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको आयरन के रॉड की एग्जांपल दी। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक और मजे की एग्जांपल देता चलूं, ठीक है। हमारे टीचर ने बड़ी मजे की एग्जांपल दी थी। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ जाती है? ठीक है, वे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब उनको समझाना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने काफी तरीके से समझाने की कोशिश की लेकिन उन्हें समझ नहीं आई। तो उन्होंने फिर इस तरह से मिसाल दी कि बेटा मैं अगर क्या करूं, मैं अगर एक आयरन का रोल एक सरिया लूं, मैं उसको गर्म करूं, जगह मैं उसको ठीक ठाक गर्म कर लूं, और फिर गर्म करने के बाद मैं उसे आपके पीछे लगाऊं, ठीक है, और जब मैं आपको पीछे लगाऊंगा तो आप क्या करेंगे? आप भागना शुरू कर देंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली गर्म टेम्परेचर जो गर्म सरिया है मैंने आपको लगाया
आपका टेम्परेचर मैंने बढ़ाया और आपकी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये बड़े मजे की एग्जांपल हमारे एक टीचर ने दी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो आप लोगों को चीज भूलेगी नहीं कि जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो चीजों की जो मूवमेंट है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जो काइनेटिक एनर्जी है ना यहाँ पे, वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को एज एन एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिससे रिएक्शन की रफ्तार जो है मजीद बढ़ जाती है। सो द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीजेस। बच्चों, जब एक्टिवेशन एनर्जी जो है हीट की शक्ल में से मिल रही है, ठीक है, तो जो थोड़ी बहुत एक्टिवेशन एनर्जी वो भी मिल रही है, तो एंजाइम का रेट ऑफ एक्शन है ना बच्चों, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों। लेकिन ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है, ये सिर्फ एक खास हद तक ही फायदेमंद है। उसके बाद जो है ये नुकसानदेह है। किस तरह से नुकसानदेह बच्चों, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की बढ़ रही है, अच्छी बात है। लेकिन जब बच्चों बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो इंजाइम के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इससे होगा क्या कि इंजाइम के अंदर जो प्रोटीन्स है ना, जब उनको हीट मिलेगी बच्चों, वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। और जब उन्हें बहुत ज्यादा हीट मिलेगी तो वो जो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स हैं बच्चों, वो इतनी तेज से वाइब्रेट करेंगे तो उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। जब वो अलग अलग हो जाएंगे तो इंजाइम का स्ट्रक्चर बरकरार रहेगा, बिल्कुल भी बरकरार नहीं रहेगा। हम कहेंगे कि इंजाइम जो है वो डीनेचर हो गए हैं, इनकी जो कुदरती शक्ल थी, जो 3D ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर था बच्चों, वो क्या हो गया, वो खराब हो गया। तो देखें, बट व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड, लेकिन जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर से कहीं ज्यादा, हीट ब्रेक्स द बॉन्ड इन द एंजाइम मॉलिक्यूल। बच्चों, एंजाइम क्या है, प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन्स के दरमियान कौन से बॉन्ड्स होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो जो हीट है वो एंजाइम के मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो तोड़ देगी। अब इस तरह से क्या होगा बच्चों, जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का इज लॉस्ट, वो जाया हो जाएगा। इसको हम बच्चों डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम कहते हैं। इसके नतीजा में होगा क्या, इट रिजल्ट, जाहिर सी बात है, जब एंजाइम का स्ट्रक्चर खराब हो गया तो वो चीज जिसने रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ानी थी, जब वही नहीं रही तो क्या रिएक्शन बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा बच्चों, रिएक्शन फिर से स्लो डाउन हो जाएगा। तो इट रिजल्ट्स इन अ रैपिड डिक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसके नतीजा में क्या होगा बच्चों, जो एंजाइम की स्पीड है ना, एंजाइम के रिएक्शन को तेज करवाने की जो स्पीड है उसमें भी क्या आ जाएगा, बहुत तेजी से कमी आ जाएगी। क्लियर? तो बच्चों, आप लोगों ने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। आप लोगों से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन डिनेचरेशन ऑफ एंजाइम, तो आप लोगों ने बच्चों इसको लिखना है। और साथ बच्चों आपने लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ग्राफ लाजमी ड्रॉ करना है बच्चों। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह एक ये वाई एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे बच्चों हम क्या रखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, और एक्स एक्सिस पे हम बच्चों टेम्परेचर रखेंगे। टेम्परेचर में आपने 20, 30, 40, 50, अब आपको पता है 37 पे मैक्सिमम होता है ह्यूमंस के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे 40 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे आपने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। और बच्चों यहाँ से आपने इस तरह से ना एक कर्व ड्रॉ करनी है इस तरह। और फिर जब यहाँ से देखें, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो देखें एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, देखें वो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। और बच्चों जब एक खास टेम्परेचर तक ये बढ़ा, उसके बाद बच्चों जब टेम्परेचर को मजीद बढ़ाया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है मजीद नहीं बढ़ा, बल्कि अचानक से क्या हो गया बच्चों, नीचे आ गया, कम हो गया। और ये क्यों कम हुआ बच्चों, ड्यू टू द डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की डीनेचरेशन की वजह से। क्लियर? तो आपने इसे अच्छी तरह से याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको लाजमी तौर पे ड्रॉ करना है। अब बच्चों नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होता है बच्चों, वो क्या है, दिस इज द पीएच। अब बच्चों पीएच को हमेशा इस तरह से लिखते हैं, पी को स्मॉल लिखते हैं और एच को कैपिटल लिखते हैं। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइंस। हाँ बच्चों, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इसको इस तरह से क्यों लिखा जाता है बच्चों, इसकी वजह ये है कि अब फर्ज करें, मैं आपसे कहता हूं कि एक HCl है, HCl एक सोल्यूशन के अंदर 10⁻⁷ ठीक है आयंस खारिज करता है। अब बच्चों इतने आयंस खारिज करता है बच्चों, ये जो आयंस बताना, अब ये देखें बड़ा मुश्किल सा काम है। अब बच्चों जब हम इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं ना तो बड़ी सिंपल सी वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम सम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह इनकी वैल्यूज आ जाती है। आप लोग केमिस्ट्री के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि पीएच जो है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस को कहते हैं, एक बात। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि पीएच जो है वो एक स्केल है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होती है। 7 न्यूट्रल है, 0 से 7 के दरमियान जो होती है वो एसिड होगा, 7 से 14 के दरमियान होगा वो बेस या फिर अल्कलाइन होगा। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे देखें, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन अब बच्चों ऑफ द फ्लूइड इन विच दे वर्क। अब बच्चों आपको पता है कि एंजाइम्स जो है ये लिक्विड मीडियम, ये वाटर के अंदर, एक फ्लूइड के अंदर काम करती हैं। अब बच्चों उस फ्लूइड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है ना, जो हाइड्रोजन आयन की बच्चों तादाद है, जो एंजाइम्स है उस हाइड्रोजन आयन की तादाद के हिसाब से भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा हसास होते हैं। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था ना, एंजाइम्स अपने माहौल के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। जो माहौल उन्हें चाहिए वही उन्हें मिलेगा तो ही वो काम करेंगे, वरना वो काम
नहीं करेंगे। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि एंजाइम्स जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के हवाले से, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम पीएच कहते हैं, ठीक है, ऑफ द फ्लूइड इन विच दे वर्क, उस फ्लूइड के अंदर जिसमें काम करते हैं। और बच्चों ये जितने भी एंजाइम्स हैं वो एक मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ रिएक्शन शो करते हैं बच्चों खास पीएच के ऊपर। और बच्चों उस पीएच को हम क्या कहते हैं, उस पीएच को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। अब बच्चों ये डेफिनेशन आपके पैराग्राफ में स्टार्ट में लिखी हुई है, आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। आप लोगों से पेपर में भी पूछा जा सकता है डिफाइन ऑप्टिमम पीएच, तो आपने डेफिनेशन और ये दो एग्जांपल्स आप लोगों ने लाजमी तौर पे लिख देनी है। क्लियर? और बच्चों जब आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने फिर वही तीन हेडिंग्स बनानी है, एक बनानी है डेफिनेशन की, दूसरी बनानी है एग्जांपल की, और तीसरी बनानी है चेंज इन पीएच की। तो बच्चों इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। बच्चों एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन। बच्चों देखें इस एंजाइम से मेरा ख्याल है कि आप बड़ी बखूबी वाकिफ हो गए होंगे। स्टमक के अंदर आपको पता है कि स्टमक की जो सबसे अंदर वाली लेयर है जिसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं बच्चों, उससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस के तीन अहम कंपोनेंट्स होते हैं, म्यूकस, पेप्सिनोजन और एक्सेल। ना बच्चों पेप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर कौन कन्वर्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो बच्चों पेप्सिन जो है वो स्टमक के अंदर वर्क करता है एसिडिक मीडियम के अंदर। एसिडिक मीडियम मतलब बच्चों यहाँ पे देखें पीएच स्केल पे जब आप देखेंगे ना, ठीक है, तो 0 से 7 से पीछे, 7 न्यूट्रल है तो 6, 0 से लेके 6 तक का जो मीडियम होगा ना बच्चों, ये होगा एसिडिक। तो बच्चों एसिडिक मीडियम के अंदर वर्क करता है। वो कौन सा मीडियम है बच्चों, वो है 1.522। बच्चों ये बहुत ही खतरनाक किस्म की पीएच है, बहुत तेज एसिड है। अब जिसकी पीएच जितनी कम होगी बच्चों वो उतना ही क्या होगा, खतरनाक एसिड होगा। तो 1.5 से 2 का मतलब ये है बच्चों कि इसकी पीएच तकरीबन यहाँ पे लाई करेगी, और बच्चों जिसकी पीएच जितनी कम होगी वो उतना ही तेज एसिड है, ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत ही हाईली एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से मौजूद होता है। और बच्चों ये बड़ा ही फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? एक तो इसका फायदा ये है कि हमारी खुराक के अंदर, ठीक है, जो जरासीम होते हैं बच्चों उनको किल कर देता है, जरासीम को मार देता है, ठीक है। वो जो हमारी खुराक होती है वो जो उसको सॉफ्ट कर देता है, नरम कर देता है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि जो पेप्सिन है वो मैदे के अंदर काम करता है एसिडिक मीडियम के अंदर, और उसकी क्या पीएच है 1.5 से 2। जबकि बच्चों ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन बच्चों ये क्या है, ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है बच्चों। और ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ना बच्चों, ये कहां से आता है, ये बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, छोटी आंत में होता है। और कहां से आता है बच्चों, ये आता है पेनक्रियाज से। कहां से आता है बच्चों, पेनक्रियाज से, ठीक है। पेनक्रियाज बच्चों हमने पहले पढ़ा हुआ है। पेनक्रियाज से बच्चों दो हार्मोन्स निकलते थे, एक को हम नाम देते थे इंसुलिन और एक को हम नाम देते थे ग्लूकागोन। अब बच्चों यहाँ से एक और ध्यान में रखें कि पेनक्रियाज से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम ट्रिप्सिन कहते हैं। और बच्चों वो जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ना वो छोटी आंत में आके काम करता है। बच्चों वहां पे छोटी आंत के अंदर बच्चों अल्कलाइन मीडियम होता है। क्या होता है, अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम के अंदर, ठीक है, जहां पे, ठीक है, जिसकी पीएच जो है वो 7 से ऊपर है, 7 से लेकर 14 तक, इस मीडियम के अंदर वो बच्चों काम करते हैं। तो यहाँ पे देखें इसकी पीएच क्या है, 7 to 8 है। तो बच्चों ये अल्कलाइन मीडियम के अंदर काम करते हैं। आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इसकी पीएच क्या है, 7 to 8 है। तो आपने इसकी डेफिनेशन और इसकी दोनों एग्जांपल आप लोगों ने अच्छी तरह से जहन में रखनी है। इसके बाद बच्चों देखें चेंज इन पीएच। तो बच्चों पीएच को चेंज किया जाएगा, पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को जब बच्चों चेंज किया जाएगा तो बच्चों इससे अमाइनो एसिड्स की आयोनाइजेशन मुतासर होती है। कैसे मुतासर होती है बच्चों, आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पता है कि दरमियान में कार्बन होता है, एक साइड पे साइड ग्रुप होता है, एक साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप होता है बच्चों, एक साइड पे क्या होता है बच्चों, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और बच्चों एक साइड पे क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है NH2। अब बच्चों होता क्या है, जब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बच्चों बहुत ज्यादा हो जाती है तो बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से ये जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है बच्चों ये इस हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर क्या बना देता है बच्चों, वाटर बनाना शुरू कर देता है। अब बच्चों इससे हुआ क्या, यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन निकला, अभी अमाइनो एसिड की आयोनाइजेशन हो गई ना। अमाइनो एसिड की जब आयोनाइजेशन हुई मतलब इसका तो स्ट्रक्चर खराब हो गया। जब इसका स्ट्रक्चर खराब हो गया, क्या ये अब रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा बच्चों, क्योंकि एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। तो प्रोटीन्स के अंदर मौजूद अमाइनो एसिड्स की आयोनाइजेशन होगी तो बच्चों ये क्या करेंगे, जब उनकी आयोनाइजेशन हो जाएगी तो उनका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और वो अब दोबारा रिएक्शन को, रफ्तार को नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखें चेंज इन पीएच कैन अफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। बच्चों मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक एंजाइम है बच्चों, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना यहाँ पे मौजूद जो अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि बड़े सामने एक्सपोज होते हैं, ये एक्सपोज है ना, फर्ज करें यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एक्टिव साइट पे मौजूद जो बच्चों अमाइनो एसिड्स है इनकी आयोनाइजेशन हो जाएगी। जब बच्चों इनकी आयोनाइजेशन होगी तो अमाइनो एसिड जो है इसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो बच्चों इसके नतीजे में होगा क्या कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो या तो कम हो जाएगी या फिर बंद हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। इट स्लोज डाउन एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम के काम करने को क्या कर देगा, सुस्त कर देगा। या फिर अगर ज्यादा अमाइनो एसिड्स की आयोनाइजेशन हो गई बच्चों तो वो टोटली ब्लॉक कर देगा, एंजाइम के काम करने को बंद कर देगा, ब्लॉक है कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा। डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज है बच्चों, जिस तरह से हमने यहाँ पे दो दो की एग्जांपल लिया ना, पेप्सिन की अलग पीएच है
ऑप्टिमम पीएच है, ट्रिप्सिन की अलग से ऑप्टिमम पीएच है बच्चों। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स मौजूद हैं बच्चों, हर एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच है ना बच्चों, वो अलग अलग है। और हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी उन तमाम एंजाइम्स को वो मखसूस पीएच प्रोवाइड करती है जो कि उन्हें काम करने के लिए चाहिए होती है। क्लियर बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों ने इस ग्राफ को लाजमी तौर पर ड्रॉ करना है बच्चों। यहाँ पे आप देखें कि आपको नजर आ रहा है ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे बच्चों आपने क्या लेना है, रेट ऑफ रिएक्शन, और एक्स एक्सिस पे क्या लेनी है बच्चों, आपने पीएच लेनी है बच्चों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये जो है 1 2 3 4, अब बच्चों ये पीएच लिखी हुई है। अब बच्चों यहाँ पे आप देखें कि 1 से 2 के दरमियान बच्चों, अब ये ऑप्टिमम पीएच है पेप्सिन के, ठीक है, ऑप्टिमम पीएच की इसकी है पेप्सिन की 1.5 से 2 तक। अब बच्चों यहाँ पे देखें ये इस पीएच पे एंजाइम जो है इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम है। ये क्या है बच्चों, मैक्सिमम। अब जैसे ही थोड़ी सी पीएच चेंज हुई तो आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एट द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पर मौजूद अमाइनो एसिड्स की आयोनाइजेशन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा या टोटली ब्लॉक हो जाएगा। कुछ इसी तरह से आप यहाँ पे देखें बच्चों, ये ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन को आप लोग देख सकते हैं, ट्रिप्सिन की पीएच कितनी होती है, 7 to 8 के दरमियान होती है बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही इसकी मैक्सिमम जो एक्टिविटी है ना 7 to 8 पीएच है, 7 और 8 के जब दरमियान है। अब जैसे बच्चों इसकी पीएच जो है वो 8 से ज्यादा हुई तो अचानक से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ बच्चों, क्योंकि चेंज इन पीएच कैन कॉज आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एट द एक्टिव साइट। क्योंकि जब पीएच में तब्दीली आएगी तो एक्टिव साइट पे मौजूद बच्चों जो अमाइनो एसिड्स है उनकी आयोनाइजेशन हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है बच्चों। अगला जो पॉइंट है हमारे पास ये है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जो सबस्ट्रेट क्या होता है, वो रिएक्टेंट जो कि एंजाइम जिसको क्या करता है प्रोडक्ट के अंदर बदलता है, या वो चीज जो कि एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन से गो थ्रू होती है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। बच्चों सबस्ट्रेट की जो मिकदार है किस तरह से एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होती है बच्चों, हमने इसको पढ़ना है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, एन इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों वो कहते हैं जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। बच्चों यहाँ पे आपने एक बात ज़हन में रखनी है, ये लाइन जो है ये तब ठीक होगी जब एंजाइम की कंसंट्रेशन आपके पास बहुत ज्यादा है। एंजाइम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, ये आपके पास एक एंजाइम है, ये एंजाइम और इसके ऊपर ये जो है ये आके सबस्ट्रेट अटैच हुआ। जब एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट इसके एंजाइम के साथ अटैच हुआ तो मैं आपको मिसाल दूं, मिसाल के तौर पर 1 मिनट के बाद इसने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। अब बच्चों एंजाइम जो है वो बेतहाशा पड़े हुए हैं। अब मेरे पास पहले फर्ज करेंगे 5 अमाइन, बच्चों मेरे पास कितने हैं, मेरे 5 सबस्ट्रेट हैं, 5 सबस्ट्रेट मैंने डाले। अब बच्चों जो 5 सबस्ट्रेट है ना बच्चों, 5 एंजाइम्स के एक्टिव साइट में जाके अटैच होंगे और 1 मिनट में मुझे प्रोडक्ट कितने मिले, 5। अब बच्चों मैंने सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ा के कर दी 15। तो बच्चों 15 सबस्ट्रेट जो है वो 15 अलग अलग एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके अटैच होंगे और 1 मिनट के बाद मुझे जो प्रोडक्ट है वो कितने मिलेंगे, 15 मिलेंगे। इस तरह बच्चों ये कब वैलिड है, जब मैं आपको दोबारा बता रहा हूं जब एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। आपने इस बात को ध्यान में रखना है, जब एंजाइम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो तो तब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उतने सबस्ट्रेट एंजाइम्स के एक्टिव साइट पे जाके अटैच होते चले जाएंगे और उतने ही ज्यादा हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन बच्चों जब एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो लिमिटेड है, महदूद है, तो अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से बच्चों क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन एक खास वक्त तक तो बढ़ेगा लेकिन उसके बाद मजीद रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा बच्चों, आए हम इसको समझते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, इस आपने हेडिंग देनी है इसकी सेचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स। बच्चों सेचुरेशन का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर भर जाना। अब मैंने सेचुरेटेड सॉल्यूशन केमिस्ट्री के अंदर हमने इसके पढ़ा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मजीद सोल्यूट की गुंजाइश नहीं रहती, उसे हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सेचुरेशन का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर भर जाना, एक्टिव साइट्स का मुकम्मल तौर पर भर जाना, इसे हम कहते हैं सेचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स। अब यहाँ पे देखें हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड। एक जितने भी एंजाइम्स हैं बच्चों उनके जो एक्टिव साइट्स हैं वो तमाम की तमाम क्या हो जाएंगे, ऑक्युपाई हो जाएंगे। ऑक्युपाई मतलब कब्जा हो जाएंगे। अब जितने बच्चों, जैसे जाहिर सी बात है जब बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी तो जो एंजाइम्स हैं उनके एक्टिव साइट्स पर किसका कब्जा हो जाएगा, सबस्ट्रेट का कब्जा हो जाएगा। अब बच्चों जब सबस्ट्रेट का कब्जा हो जाएगा तो मजीद सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, तो बच्चों उन सबस्ट्रेट को ऐड करने के लिए हमें मजीद एंजाइम्स चाहिए। लेकिन जब लिमिटेड एंजाइम्स हैं तो मजीद एंजाइम्स अवेलेबल नहीं होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। बच्चों मैं आपको एक सादा से मिसाल के साथ समझाता हूँ, आपकी बात समझ नहीं आई होगी। बच्चों यहाँ पे देखें, मैंने बड़े मजे की एग्जांपल आप लोगों के लिए रखी हुई है। बच्चों आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बच्चों ये चेयर्स हैं और आपके पास ये क्या है, स्टूडेंट है। अब बच्चों चेयर्स है ना, जो इनको आप मिसाल ले लें बच्चों, ये क्या है, ये है एंजाइम्स। क्या है बच्चों, एंजाइम्स। और उनकी जो सीट है ना बच्चों, ये क्या है, ये है एक्टिव साइट। ये क्या है बच्चों, एक्टिव साइट। बच्चों एक्टिव साइट है। और बच्चों ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, बच्चों ये क्या है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। ये क्या है बच्चों, सबस्ट्रेट है।
अब बच्चों मेरे पास एक कमरे में क्या है, मेरे पास एक कमरे के अंदर 10 चेयर्स पड़ी हुई हैं। बच्चों मैंने क्या किया, पहले एक बच्चे को भेजा। बच्चों एक बच्चा जो है वो फौरन से चेयर पे जाके बैठ गया। आप समझिए एक बच्चा सबस्ट्रेट है, जब से चेयर पे जाके बैठा, ये प्रोडक्ट बन गया। अब बच्चों मैंने क्या किया, मैंने एक बच्चे को भेजा। बच्चों अब वहां पे क्या, वो चेयर पे जाके बैठा, एक जो हमारे पास प्रोडक्ट कितना बना, एक। अब बच्चों मैंने क्या किया, मैंने 3 बच्चों को भेज दिया। जब बच्चों मैंने 3 बच्चों को भेजा ना, तो एक इस चेयर पे आके बैठ गया, दूसरा इस चेयर पे, तीसरा इस चेयर पे। अब बच्चों 3 सबस्ट्रेट 3 एंजाइम्स के साथ मिलकर इन्होंने प्रोडक्ट कितने बना दिए, 3। अब देखिए जब अब यहाँ पे एंजाइम की अभी तादाद इन सबस्ट्रेट के हवाले से ज्यादा है, तो जब हम आहिस्ता आहिस्ता सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फर्स्ट करें मैंने 5 बच्चे भेजे, तो बच्चों 5 बच्चे क्या होंगे, एक इस पे जाके बैठ जाएगा, इस पे इस पे इस पे इस पे, यहाँ तक चेयर्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे बच्चों। अब 5 सबस्ट्रेट जब मैंने भेजे तो बच्चों ये 5 इसके ऊपर आके बैठ गए, तो प्रोडक्ट कितने हो गए, 5 हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है, प्रोडक्ट कितने हो गए, 5 हो गए। अब मैंने 7 भेजे, कितने भेजे बच्चों, 7 भेजे। ये मैंने 7 बच्चे भेजे, तो यहाँ पे 7 चेयर्स हैं, 7 चेयर्स इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली। अब बच्चों अब प्रोडक्ट कितने हो गए, 7 हो गए। अब जब यहाँ पे 8 चेयर्स हैं, 8 बच्चे मैंने 8 भेज दिए बच्चों। अब जब 8 बच्चे हैं, 8 चेयर्स पे जाके बैठे, प्रोडक्ट कितने हो गए, 8। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात अब है। अब बच्चों यहाँ पे 8 चेयर्स थी, 8 बच्चे बैठ गए। अब बच्चों जब 8 चेयर्स हैं, मैं 10 बच्चे भेज दूंगा। क्या भेज दूंगा बच्चों, मैं 10 बच्चे भेज दूंगा। अब बच्चों 8 बच्चे तो 10 इन 8 चेयर्स पे बैठ जाएंगे, बाकी के 2 बच्चे कहीं पे बैठेंगे नहीं बैठेंगे। तो बच्चों चाहे आप 10 बच्चे भेज दें, चाहे आप 12 भेज दें, चाहे 15 भेज दें, चाहे 20 भेज दें, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 8 से नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि मजीद चेयर्स ही अवेलेबल नहीं है। तो जो इसी चीज से यहाँ पे समझें कि जब हमारे पास एंजाइम्स लिमिटेड होते हैं, एंजाइम्स लिमिटेड से मुराद है, फर्ज करें कि रिएक्शन के अंदर 50 एंजाइम्स पड़े हुए हैं, तो बच्चों आपने पहले 10 सबस्ट्रेट डाले, तो 10 सबस्ट्रेट 10 एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स के साथ अटैच होकर प्रोडक्ट बना देंगे। आपने सबस्ट्रेट की तादाद कर दी 20 सबस्ट्रेट जो हैं वो 20 एंजाइम्स के एक्टिव साइट के साथ अटैच होकर प्रोडक्ट बना दिया। आपने सबस्ट्रेट की तादाद कर दी 40 सबस्ट्रेट 40 एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच होकर प्रोडक्ट बना देंगे। आपने 50 कर दी, 50 अटैच हो जाएंगे क्योंकि एंजाइम 50 हैं। अब बच्चों 50 एंजाइम्स है जब, तो अब की बार जब आप करेंगे 60-70 जब सबस्ट्रेट ऐड करेंगे बच्चों, तो जो प्रोडक्ट होगा वो 50 एंजाइम्स ही बनाएंगे, क्योंकि मजीद एंजाइम्स अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, मजीद एंजाइम्स क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पहले से मौजूद जितने भी एंजाइम्स हैं उन तमाम की एक्टिव साइट्स जो हैं वो सैचुरेट हो गई हैं। वो सैचुरेट क्यों हो गई हैं बच्चों, क्योंकि उन तमाम की एक्टिव साइट्स के साथ सबस्ट्रेट आकर अटैच हो गए हैं। तो अब मजीद रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा बच्चों, इसको हम कहते हैं सैचुरेशन। बच्चों अब यहाँ पे देखें, अब आपको समझ आ जाएगा कि बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जितने भी एंजाइम्स एक्टिव साइट्स हैं बच्चों को सबके ऊपर कब्जा हो जाता है सबस्ट्रेट का। इस कंडीशन में फिर क्या होता है, एनी मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट फाइंड फ्री एक्टिव साइट। फिर मजीद जो ऐड करते हैं ना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, जो मजीद हमने बच्चे भेजे उनको फ्री चेयर नहीं मिलेगी। जो मजीद हमने सबस्ट्रेट ऐड किया बच्चों, उनको जो है वो क्या नहीं मिलेगा, उनको एक्टिव साइट नहीं मिलेगी। अब बच्चों इस स्टेट को हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स, एक्टिव साइट्स का भर जाना। और रिएक्शन रेट बच्चों जो है वो मजीद नहीं बढ़ेगा। क्लियर, जो आप लोगों ने इस एग्जांपल को आप लोग जहन में रख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ग्राफ जरूर बनाना है। जैसे जैसे देखें, अब यहाँ पे जब तक कि एंजाइम्स एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई नहीं होती, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कुछ एक खास वक्त आया है कि अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन देखिए बढ़ रही है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या रह रहा है, सेम है। अब इस पॉइंट पे देखें रेट ऑफ रिएक्शन यही है, इस पॉइंट पे देखें रेट ऑफ रिएक्शन यही है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इतनी मर्जी बढ़ा ले, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है बच्चों वो चेंज नहीं होगा। क्लियर, तो आपने इसको अच्छी तरह से ज़हन में रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।